तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 17 अप्रैल 2023 की, साथ ही में दिन है सोमवार का। वहीं हिंदी तारीख है कृष्णा द्वादशी और महीना चल रहा है वैशाख का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है जियो सिनेमा को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज का OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा IPL के बाद ओरिजिनल कंटेंट स्ट्रीम करेगा, जिसके लिए यूजर को नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो की तरह सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बताया गया रिलायंस जल्द ही जियो सिनेमा में हिंदी, मराठी, बंगाली और भोजपुरी समेत कई भाषाओं में मूवीज और ओरिजिनल वेब सीरीज रिलीज करेगा। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, जियो सिनेमा IPL 2023 का ऑफिशियल डिजिटल लाइव स्ट्रीमिंग पार्टनर है। रिलायंस की मीडिया यूनिट वायाकॉम 18 ने डिजिटल लाइव स्ट्रीम के लिए 23,758 करोड़ रुपए में राइट्स खरीदे हैं। हालांकि दोस्तों इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद भी OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा यूजर से कोई भी चार्ज लिए बिना IPL की लाइव स्ट्रीमिंग दे रहा है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो की तरह जियो सिनेमा के लिए भी हर महीने पैसे देने पड़ सकते हैं। बताया गया आने वाले 28 मई के बाद जियो सिनेमा पर कई तरह की मूवीज और वेब सीरीज देखने को मिलेगी और फिर उसी समय सब्सक्रिप्शन चार्ज तय किया जाएगा कि हर महीने जियो सिनेमा के यूजर को कितने पैसे देने पड़ेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक भाजपा नेता को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कांधला में पार्षद का टिकट न मिलने से दुखी बीजेपी नेता दीपक सैनी ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है। मेरठ में इलाज के दौरान दीपक की जान चली गई है। बताया गया दीपक सैनी बीजेपी में जिला शोध प्रमुख और वार्ड पार्षद का टिकट मांग रहा था। बताते हैं कि जहर खाने की सूचना मिलते ही बीजेपी ने नई लिस्ट जारी करके दीपक सैनी को भी टिकट दे दिया था, मगर अस्पताल में ही उसकी जान चली गई। बताया गया दीपक सैनी भाजपा के लिए समर्पित कार्यकर्ता था। वो पिछले निकाय चुनाव में 19 साल की कम उम्र में ही भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़कर जीता था। उसे बीजेपी पार्टी से बहुत ज्यादा लगाव था, लेकिन टिकट न मिलने का उसे इतना मलाल हुआ, इतना दुख हुआ कि उसने जहरीले पदार्थ का सेवन करके अपनी ही जान ले ली। अब दोस्तों होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन अगर बीजेपी पार्टी की ओर से पहले ही उसे टिकट दे दिया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अतीक अहमद के हत्यारों को लेकर। दोस्तों शायद आपको पता होगा अभी हाल ही में अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें बीते शनिवार रात कॉलविन अस्पताल में अतीक अहमद और अशरफ को गोलियों से भूनने वाले 3 शूटरों ने यानी कि हत्यारों ने सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने कबूल किया है कि वो जुर्म की दुनिया में नाम कमाना चाहते थे, इसीलिए माफिया भाइयों को सरेआम मार दिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया है। हत्याकांड के बाद पुलिस ने मौके पर तीनों को पकड़ लिया था। उस दौरान उनके कब्जे से 3 पिस्तौल भी बरामद की गई थी। रात में ही तीनों से अफसरों ने पूछताछ भी की थी। पुलिस ने ऐसा दावा किया है कि इस दौरान उन्होंने बताया है कि जराइम की दुनिया में यानी कि जुर्म की दुनिया में नाम कमाना चाहते थे। कुछ ऐसा करना चाहते थे कि पूरे प्रदेश में, पूरे यूपी में उनका नाम हो जाए। अतीक अशरफ का नाम पिछले कई महीनों से सुर्खियों में चल रहा था। ऐसे में उन्हें लगा कि अगर वो उनका सफाया कर देते हैं तो अपराध जगत में उनका नाम कुख्यात हो जाएगा, फेमस हो जाएगा, जिसका फायदा उन्हें आने वाले भविष्य में मिलेगा। इसके चलते उन्होंने दोनों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों आपको बता दें, जिन 3 हत्यारों ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की, तो 3 में से पहले का नाम है लवलेश तिवारी, दूसरे का नाम है सनी सिंह और तीसरे का नाम अरुण है। बताया गया शूटर लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है, वहीं सनी सिंह हमीरपुर का रहने वाला है, वहीं अरुण कासगंज का निवासी है। हत्या के अगले दिन यानी कि बीते रविवार को लवलेश के पिता ने कहा है कि थप्पड़ मारने के केस में जब बेटा जेल गया तभी से मैंने उसे त्याग दिया था। वहीं दूसरी ओर सनी और अरुण को तो उनके गाँव वालों ने बचपन से ही नहीं देखा है। बताया गया सनी 15 साल से और अरुण 10 साल से घर से फरार है। तो दोस्तों अतीक अहमद की हत्या को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है कि 3 हत्यारों ने ये बात खुद कबूल की है कि उन्होंने नाम कमाने के लिए अतीक अहमद और उसके भाई को सरेआम गोली मार दी और दोनों की जान ले ली। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इस पूरे मामले पर बॉलीवुड की पंगा गर्ल कही जाने वाली यानी कि कंगना रनौत ने अपना एक रिएक्शन दिया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की बीती रात हत्या हो गई। अब इस पर कंगना रनौत ने बातों बातों में रिएक्शन दिया है। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर योगी आदित्यनाथ के साथ अपनी तस्वीर शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि शास्त्रों के मुताबिक धर्म की स्थापना करने के लिए कभी कभी अधर्म का नाश भी करना पड़ता है। कंगना रनौत ने इसके साथ ही योगी की एक और तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि आप लोग रोना बंद कीजिए। साथ ही बताया गया है कंगना ने ये जो बात लिखी है कि आप लोग रोना बंद कीजिए, तो कहा जा रहा है कंगना ने ये बात बिना नाम लिए उन लोगों को कही है जो लोग इस मामले में सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और जो माफिया अतीक अहमद की हत्या हुई है उसको गलत समझ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, कंगना ने किसी का नाम नहीं लिया है। वहीं दोस्तों इस केस को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। अभी हाल ही में बीते रविवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में इस हत्याकांड की जाँच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश यानी कि जो रिटायर्ड जज हैं, उनकी अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के गठन का अनुरोध किया गया है। साथ ही जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका में सन 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में हुई 183 मुठभेड़ों की भी जांच की मांग की गई है। यानी कि सन 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में इसी तरह के लगभग 183 मुठभेड़ें हुई हैं, तो इनकी भी जांच की मांग की गई है देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट से। और कहा गया है इसके लिए एक स्वतंत्र टीम बनाई जाए
जो किसी के दबाव में ना हो। और अभी हाल ही में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई है। इससे पहले भी इस तरह की जो भी मुठभेड़ें हुई हैं 2017 के बाद, तो उनकी भी जांच की परमिशन दी जाए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने अपने ऑफिस में करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की। वो बीते रविवार सुबह 11:10 पर एजेंसी के ऑफिस पहुंचे थे। पूछताछ के बाद केजरीवाल रात 8:30 बजे एजेंसी ऑफिस से बाहर आए। पूछताछ के बाद केजरीवाल ने बताया कि सीबीआई ने जितने सवाल पूछे हैं मैंने सभी के जवाब दिए हैं। हमारे पास कुछ भी छिपाने के लिए नहीं है। ये पूरा का पूरा कथित शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम मर मिट जाएंगे पर कभी अपनी ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करेंगे। वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं लेकिन देश की जनता हमारे साथ है। लगभग 56 सवाल उन्होंने मुझसे पूछे हैं। दोस्तों केजरीवाल को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बीते रोज आबकारी नीति घोटाले में यानी कि शराब घोटाले में सीबीआई ने पूछताछ की। बताया गया है इसी बीच केजरीवाल के लिए एक और मुसीबत भरी खबर आई। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद की एक अदालत ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को समन जारी किया है। बताया गया है ये समन मानहानि मामले में जारी किया गया है। दरअसल गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के मुद्दे पर यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया है, यानी कि ये मामला मानहानि का है। तो आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर भी सुनवाई होगी। दोस्तों ऐसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ऐसे ही एक मानहानि केस में अभी हाल ही में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी और 2 साल की सजा होने की वजह से उनकी सांसदी भी चली गई थी, यानी कि अब राहुल गांधी सांसद नहीं है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मिस इंडिया को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज नंदिनी गुप्ता ने जीत लिया है। वो 19 साल की है और राजस्थान के कोटा की रहने वाली है। अभी हाल ही में बीते शनिवार देर रात मणिपुर के इम्फाल में हुए एक इवेंट में पिछले साल की मिस इंडिया सिनी शेट्टी ने नंदिनी को ताज पहनाया। बताया गया अब नंदिनी गुप्ता मिस वर्ल्ड 2023 में भारत की ओर से भाग लेंगी। साथ ही बताया गया अभी नंदिनी गुप्ता बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हैं और पिता किसान हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गर्मी की वजह से कई लोगों की जान जाने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के नवी मुंबई में अभी हाल ही में बीते रविवार को महाराष्ट्र भूषण इवेंट में हीट स्ट्रोक के चलते 11 लोगों की जान चली गई है, जबकि 50 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कार्यक्रम नवी मुंबई के एक बड़े मैदान में सुबह 11:30 बजे से 1 बजे के बीच आयोजित किया गया, जहां दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री मापा गया। बताया गया इस इवेंट में गृह मंत्री अमित शाह ने समाज सेवी दत्तात्रेय नारायण को अवार्ड दिया। इवेंट में उनके लाखों प्रशंसक शामिल हुए थे। सभी लोग कार्यक्रम देख रहे थे और सुन रहे थे। हालांकि जहां पे ऑडियंस यानी कि जनता बैठी हुई थी वहां पे कोई भी साया नहीं था, टेंट वगैरह नहीं लगाया गया था। अब कई घंटे तक धूप में बैठे होने की वजह से 11 लोगों की जान चली गई और कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मौसम के हाल को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक दिल्ली में बीते रविवार को अलग अलग स्थानों पर लू जैसी स्थिति बनी रही, पर आज सोमवार से बारिश होने की वजह से कुछ राहत मिलने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी है। वहीं बताया गया दिल्ली के अलावा भी देश के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे बारिश हो सकती है, यानी कि यूपी, पंजाब, बिहार या इसके आसपास के जो राज्य हैं इन राज्यों के कुछ हिस्सों में। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कोरोना के बढ़ते केस के बीच IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने गणितीय मॉडल सूत्र के आधार पर इस बात का दावा किया है कि आने वाले मई के महीने के मध्य में यानी कि 15 मई के आसपास कोरोना फिर से पीक पर होगा और उस दौरान रोजाना यानी कि 15 मई के आसपास रोजाना देश भर में कोरोना के 50,000 नए मामले देखने को मिलेंगे। कुछ दिन ये मामले पीक पे रहेंगे, फिर इसके बाद प्रोफेसर के मुताबिक कोरोना के मामलों में उतार देखने को मिलेगा। हालांकि साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोरोना की लहर नहीं है, बस कुछ दिनों के लिए मामले काफी ज्यादा बढ़ेंगे उनके अनुमान के मुताबिक और फिर से मामले कम होने लगेंगे। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी कुछ दिनों से रोजाना 10,000 कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं। आइए आपको इसी कड़ी में बताते हैं कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में देश भर में कोरोना के कितने मरीज मिले हैं सीधे भारत सरकार की वेबसाइट से। तो भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में 10,089 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 6248 लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना वायरस से, पर आपको बता दें इसी दौरान 19 लोगों की जान भी चली गई है कोरोना के कारण। वहीं अगर बात की जाए एक्टिव केसों की तो अब एक्टिव केसों की संख्या 57,542 हो गई है, यानी कि अब देश भर में कोरोना के इतने मरीज हो गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है SBI के ग्राहकों के लिए। जानकारी के मुताबिक हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। RBI ने इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। बताया गया है इसका असर बैंकों में भी दिखने लगा है। देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को राहत दी है। बैंक ने लोन की ब्याज दर तय करने में इस्तेमाल होने वाले मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग यानी कि MCLR को पहले जैसा रखा है। बताया गया है इसकी वजह से लोन की जो ब्याज दरें हैं वो नहीं बढ़ेंगी। तो जिन लोगों ने SBI से लोन ले रखा है या आने वाले दिनों में लोन लेने वाले हैं तो इससे उनको फायदा होगा, क्योंकि उनको लोन पर ज्यादा ब्याज नहीं देना होगा जो कि बढ़ने वाला था, यानी कि बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है
वर्ल्ड बैंक को लेकर। दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान की इन दिनों आर्थिक हालत इतनी खराब है, विश्व बैंक ने पाकिस्तान को जोर देकर कहा है कि अगर वो राजकोषीय घाटे से उबरना चाहता है तो उसे सब्सिडी बंद करनी चाहिए। विश्व बैंक ने पाकिस्तान के बढ़ते राजकोषीय घाटे और कर्ज को खतरनाक बताया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रणजी चैंपियन को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने अपने घरेलू टूर्नामेंट की प्राइज मनी बढ़ाने की घोषणा की है। बताया गया रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी समेत महिलाओं के घरेलू टूर्नामेंट की इनामी राशि भी बढ़ाई गई है। BCCI सचिव जय शाह ने इस बात की जानकारी दी है। अभी हाल ही में बीते रविवार को जो ऐलान किया गया उसके मुताबिक रणजी चैंपियन को अब 2 करोड़ की जगह 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं महिलाओं की सीनियर वनडे ट्रॉफी चैंपियन को अब करीब 833% ज्यादा इनाम राशि मिलेगी। विमेन चैंपियन को पहले 6 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अब उन्हें 50 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है यूट्यूब म्यूजिक को लेकर। जानकारी के मुताबिक यूट्यूब अपने यूजर्स के लिए रियल टाइम लिरिक्स फीचर लेकर आया है, जिसके बाद अब स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक की तरह यूट्यूब म्यूजिक यूजर्स भी लिरिक्स पढ़कर गाना गुनगुना सकेंगे। आसान शब्दों में कहें तो नए फीचर की वजह से यूट्यूब म्यूजिक पर आप जो भी गाना सुनेंगे तो उसके जो बोल होंगे, उसके जो अंतरा होंगे यानी कि लिरिक्स, वो हिंदी में लिखते हुए दिखाई देंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कुत्तों द्वारा एक बुजुर्ग की जान लेने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पार्क में घूम रहे बुजुर्ग को आवारा कुत्तों के झुंडों ने नोचकर मार डाला है, यानी कि मौत के घाट उतार दिया है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है बुजुर्ग सुबह मॉर्निंग वॉक करने यूनिवर्सिटी परिसर के पार्क में पहुंचा, तभी 10 से 12 कुत्तों के झुंडों ने हमला कर दिया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान और चीन को लेकर। जानकारी के मुताबिक चीन अब अफगानिस्तान के लिथियम रिजर्व वाले इलाके में निवेश करना चाहता है। इसके लिए तालिबान के माइनिंग और पेट्रोलियम मंत्री शहाबुद्दीन दिलावर ने चीनी कंपनी की गोचिन के अधिकारियों से मुलाकात की है। मंत्री दिलावर ने कहा है कि इस निवेश में 1,20,000 नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। चीन की कंपनी ने तालिबान से ये वादा किया है कि वो सलांग पास को 7 महीनों के भीतर ठीक कर देंगे, साथ ही एक टनल भी बनाएंगे। आसान शब्दों में कहें तो चाइना अफगानिस्तान में निवेश करना चाहता है। बात यह है कि अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ पे लिथियम मिल सकता है। दोस्तों आपको बता दें, ये वही लिथियम है जिनका इस्तेमाल बैटरी बनाने में किया जाता है। अभी दुनिया भर के अक्सर डिवाइस में इन्हीं लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। बताया गया चीन ने इसके लिए अफगानिस्तान को 81,000 करोड़ रुपए ऑफर किए हैं। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।